नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। प्रारंभिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी की बात कर रहा हूं। हम पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो अन्य विषयों के साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक हैं उन पर जो प्रश्न बनाए हैं उसके माध्यम से पूरे करंट अफेयर को अर्थात एक वर्ष के करंट अफेयर को हम रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में पहला प्रश्न कौन सा है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लिबोर वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के प्रमुख कारणों में से एक था। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2008 में क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की दरें लिबोर का उपयोग करके निर्धारित की गई थी। अब आपसे ये पूछा गया है कि सही कौन सा है। ये दिए गए हैं कि कौन से इसमें से सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। डी कह रहा है कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। आप इंग्लिश में भी अगर लगता है कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप इंग्लिश में पढ़ करके समझ सकते हैं। अब बात ये है, ये लिबोर क्या है और 2008 का जो वित्तीय संकट आया था, वैश्विक वित्तीय संकट जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के क्यों लिबोर को जिम्मेदार बनाया जा रहा है या उसके लिए क्यों जिम्मेदार था, इन बातों को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर का फुल फॉर्म है। अब जो इसका निर्धारण होता था ये 5 करेंसी के आधार पर, यहाँ पर देखिए यूरो, स्विस फ्रेंच है, पाउंड है, पाउंड स्टर्लिन है, यूएस डॉलर है और जापानी येन है। ये येन 5 मुद्राओं के आधार पर समझने की आवश्यकता ये है कि ये दरअसल है क्या। जैसे हम आप बैंक से ऋण लेते हैं वैसे ही बैंकों को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो आरबीआई से ऋण लेंगे, उनके पास 3 विकल्प होते हैं। यहाँ पर बैंक, ठीक है, बैंक को यदि ऋण की आवश्यकता है तो ये कहाँ कहाँ से लेंगे। एक तो आरबीआई से लेंगे, आरबीआई से ले सकते हैं। एक खुद बैंक से ले सकते हैं, अगर भारतीय बैंक है तो भारतीय बैंक से, या फिर हो सकता है किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक से ये ऋण ले लें। ठीक है, तो हमें समझना दरअसल इसको है यही। अब भारत का एक एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको अमेरिका के, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका से इसे ऋण लेना है। तो ये बैंक ऑफ अमेरिका इस पर कुछ ब्याज लगाएगा, ब्याज स्वाभाविक सी बात है। अब जो ये ब्याज लगाएगा ये किसके आधार पर निर्धारित होगा, इसका बेंचमार्क क्या होगा। तो बेंचमार्क के लिए ही आप समझेंगे कि बेंचमार्क, ठीक है, लिबोर होगा। लेकिन क्या इसी से काम चल जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जो बेंचमार्क है, ठीक है, आईसीए इसको हैंडल करती थी, देखती थी। अब ये जो लिबोर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि 5% बेंचमार्क ये है और 5% के बाद जो इसका लाभ है वो 1% ये लगाएगा। तो अब जो होगा यहाँ पर बैंक का 1% हो गया, तो टोटल मिल करके अब जो आपको ऋण मिल रहा है वह 6% के ब्याज पर मिल रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या हुआ, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो निर्धारण करने के लिए ये जो एजेंसी है, ठीक है, ये जो एजेंसी, इस एजेंसी ने विश्व के 18 जो बैंक हैं, ठीक है, इन बैंकों से पूछती है कि भैया आपका क्या ब्याज दर है, आप ब्याज दर बताइए। ठीक है, अगर आप ऋण देंगे तो प्रतिदिन का निर्धारण होता है, पर डे के हिसाब से निर्धारण होता है, तो आप बताइए कितना होगा। तो मान लीजिए 18 बैंकों ने, किसी ने 3% बताया, किसी ने 8%, या मान लेते हैं यहाँ पर किसी ने 12% तक, अधिकतम 12% तक बता दिया। अब ये क्या करेगा कि जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा
जिसके द्वारा, जिस बैंक के द्वारा बताया गया है उसको हटा देगा। अब बचे इसमें कितने, 16 बैंक। ठीक है, 16 बैंक बचे और 16 बैंकों ने जितनी ब्याज दर बताया है उसका औसत निकाल लिया गया और औसत निकाल करके, ठीक है, औसत निकाल लिया और फिर लिबोर का इसका निर्धारण कर दिया गया। प्लस इसमें अपना स्प्रेड अर्थात अपना वो लाभ बैंक भी शामिल करेगा, इस आधार पर निर्धारित हो गया। अब समस्या क्या है कि इसमें दिक्कत ये आती थी कि बैंक जो थे, ये बैंक क्या करते थे कि जब इनके पास पैसा कम होता था, इनको ऋण की आवश्यकता पड़ती थी तो इसको घटा देते थे, और जब इनके पास पैसा अधिक होता था, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इनको लाभ कमाना होता था तो इसकी ब्याज दरें बढ़ा देते थे और इसकी वजह से अस्थिरता देखने को मिल रही थी। अब बताइए, अगर बैंक कम ब्याज दर पर अधिक ऋण देने लगे तो ऋण लेने वाले भी ज़्यादा होंगे और कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां पर निवेश किया गया है उस निवेश का तात्कालिक लाभ हो जाए। जैसे मैंने बैंक से ऋण लेकर के और बिल्डिंग बनवा दिया, बिल्डिंग इतनी जल्दी सेल होने वाली नहीं है, और नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बैंक मान लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी की स्थिति देखी जा रही है, तो बैंक अगर वो रिकवरी करना भी चाहेगा तो वो कहाँ से कर पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग ले लेगा, उसको सेल करना पड़ेगा तभी वो अपना जो ऋण दिया है उसको रिकवर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो 2008 में जो समस्या आई थी इसको भी कारण माना गया था कि यह भी उसके लिए उत्तरदायी था। अब जो यहाँ पर व्याख्या है उस व्याख्या को देख लेते हैं। ये एक्सप्लेन्ड में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, आरबीआई ने बैंकों और आरबीआई द्वारा, ठीक है, आरबीआई द्वारा जो विनियमित अन्य संस्थान हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी किया। अब यहाँ पर विनियमित संस्थान में इसमें बैंक भी होंगे, ठीक है, इसमें बैंक भी शामिल हैं। बैंक के अलावा एनबीएफसी यह भी शामिल है। ठीक है, अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है कि 1 जुलाई 2023 से लेबोर से पूर्णतः बाहर निकलें, क्योंकि इसमें जो निर्धारण किया जा रहा है बाहर निकलने का कारण है, एक तो ये है कि 2008 में जो संकट आया था उस मंदी के लिए भी इसे जिम्मेदार माना जाता है। कम ब्याज दर पर अधिक ऋण दिया गया था। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए था समय के साथ, वो अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है कि देशों ने, मतलब विश्व के कई देशों ने अब इसके आधार पर ऋण लेने से पीछे हट रहे हैं, अर्थात ऋण नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए भी जो आरबीआई है इसने कहा है कि इससे आप बाहर निकलिए। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के संदर्भ में ये वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह औसत ब्याज दर का प्रतिनिधित्व करती है। इसी दर पर प्रमुख जो वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं, जैसा कि एसबीआई और बैंक ऑफ अमेरिका के संदर्भ में हम लोगों ने बात कर लिया था। 2014 से बेंचमार्क के रख रखाव को यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के दायरे में लाया गया था। ये भी बात समझ में आ गई। 31 दिसंबर 2021 से पहले लिबोर की गणना 5 मुद्राओं के आधार पर किया जाता था। ये 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? तो अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जापानी येन है, इनके आधार पर किया जाता था। इसके बाद केवल यूएस डॉलर आधारित लिबोर को जारी करने की अनुमति दी गई थी और साथ ही साथ इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों जैसे फ्लोटिंग रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वेरिएबल रेट मार्जिन, वायदा विनिमय आदि के लिए किया जाता था। ठीक है, लिबोर से वैश्विक निर्भरता की समाप्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों है? इसका मुख्य दोष ये है कि बैंकों को उनके वाणिज्यिक हितों पर विचार किए बिना ही, बैंकों का वाणिज्यिक हित क्या है? लाभ कमाना। तो यहाँ पर सीधी बात है कि वाणिज्यिक हितों पर विचार किए बिना ही उधार दरों को स्पष्ट और ठीक से रिपोर्ट करने के लिए निर्भर रहता है। ये भी कहा जा रहा है इसके परिणाम स्वरूप जोड़ तोड़ और कदाचार के लिए अवसर यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं या अवसर दिखाई देते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें, वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के प्रमुख कारकों में से इसे एक माना जाता है। इस संकट में
CDS क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की दरें लिबोर का उपयोग करके निर्धारित की गई थी, जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा। CDS किसी देश द्वारा डिफ़ॉल्ट जोखिम के खिलाफ एक प्रकार का बीमा है, ठीक है। इसकी दर जितनी अधिक होगी, डिफ़ॉल्ट की संभावना उतनी ही अधिक होगी या उतना ही ज़्यादा हो सकता है। वर्ष 2012 में लिबोर के निर्धारण से जुड़े एक बड़े हेरफेर की व्यापक जांच की गई थी और जांच के बाद इसमें बदलाव भी किया गया था। बदलाव के बाद भी जो अपेक्षित सुधार चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसमें पाया गया कि कई बैंक लाभ के लिए लंबे समय से लिबोर के दरों में हेरफेर कर रहे थे, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। निर्भरता समाप्ति से भारत को मिलने वाला लाभ क्या है? तो वित्त पोषण की लागत में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर कमी और वृद्धि लगातार देखी जा रही है, तो ये समस्या, ठीक है। वित्त पोषण की लागत में कमी आएगी। इसके बाद संदर्भ दरों, अर्थात जो दर बताई गई है, ठीक है, संदर्भ दरों की गणना अधिक बेहतर और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। और इसके अलावा लिबोर प्रीमियम के समाप्त होने से ग्राहकों को भी लाभ मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। लिबोर से जुड़ी जो संभावित अस्थिरता है या अनिश्चितता, उसकी भरपाई हो सकती है, इत्यादि बातें। तो इन बातों को समझने के बाद अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के प्रमुख कारकों में से एक था। बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2008 के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की दरें लिबोर का उपयोग करके निर्धारित की गई थी। दोनों ही बातें सही हैं और इसलिए आपका कथन ए सही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है, उदारीकृत विप्रेषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक की यह योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है, इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय निवासियों द्वारा धन के सुचारू हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। तीसरा, इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में आप $2.5 लाख तक विप्रेषण की अनुमति है, या विप्रेषण मतलब कि भेजना, आप रेमिटेंस समझ लीजिए, ठीक है, अनुमति है। विदेशों में क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेन देन को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये विप्रेषण योजना, उदारीकृत विप्रेषण योजना किसकी योजना है? RBI की। अब मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, ये जाता है USA, अमेरिका जा रहा है, अमेरिका ही जाता है, फिल्मों में भी अमेरिका से ही हीरो या हीरोइन आ रही होती है। फिलहाल यहाँ पर अमेरिका गया और अमेरिका में ये कुछ खरीदारी करना चाहता है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि अगर ये अमेरिका जा रहा है तो पहले से ही जो भारतीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा को वो अमेरिकी मुद्रा में, यानी कि अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाए। तो जो कन्वर्ट करके ले जाएगा उस पर जो भी चार्ज लगेगा वो लग जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये ए नामक व्यक्ति है, ये अमेरिका जा रहा है, तो क्रेडिट कार्ड लेकर के जाए और क्रेडिट कार्ड से वहाँ पर जो भी खरीदारी करना है खरीदारी करे, उसे भुगतान करे। तो भुगतान करने के लिए अब उस पर कितना लगेगा, कितना उसे देना होगा, कितना चार्ज लगेगा। अब एक ये तरीका है कि जहाँ पर, जिस पॉइंट ऑफ सेल की बात कर लीजिए, जहाँ पर उसने खरीदा वहाँ से हम अब टैक्स लें, तो ये संभव नहीं है। हमारी मशीनरी, हमारा मैकेनिज्म इतना बड़ा नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेट करें। तो इसके लिए कहा गया कि जो बैंक हैं, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से हम डील कर लें और उसके माध्यम से जो भी आप पर टैक्स लगना है वो टैक्स लगा दिया जाए। अब ये कर दिया गया कि RBI ने ये कहा कि आप यदि विदेशों में जा कर के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर भुगतान करते हैं तो एक वर्ष में आप कितना भुगतान कर सकते हैं? एक वर्ष में आप $2.5 लाख तक, ठीक है, लाख, डॉलर की बात हो रही है, डॉलर तक की खरीदी आप कर सकते हैं। अर्थात वहाँ पर आप भेजना चाहें, विदेशों में भेजना भी चाहें तो भेज सकते हैं। इलाज के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए, शिक्षा के लिए आप कर सकते हैं। तो ये इतनी लिमिट बताई गई है, 2.5 लाख। अब जो बातें हमें आसान भाषा में समझना था उसको हमने समझ लिया।
अब ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, द हिंदू का आर्टिकल है। उदारीकृत विप्रेषण योजना चर्चा में क्यों है? तो वित्त मंत्रालय ने भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च को आरबीआई की उदारीकृत विप्रेषण योजना में शामिल कर लिया है। LSR, ठीक है, के तहत, अर्थात उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में इतने डॉलर तक आप विप्रेषण अर्थात विदेशों में पैसा भेजने या खर्च करने की अनुमति आपको दे दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रमुख बिंदु क्या है? अभी तक निवासी भारतीयों द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड के उपयोग को विप्रेषण संबंधी $2.5 लाख की सीमा से बाहर रखा गया था। दूसरी बात यह है कि विदेशों में डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन को LRS में पहले से ही शामिल किया जा चुका है। इस विनियमन से अमीर लोगों द्वारा विदेशों में यात्राओं के दौरान किए जाने वाले खर्च को प्रभावित किया जा सकता है या प्रभावित होगा। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले विदेशों में खर्च के विवरण की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देना होगा, जो उससे संबंधित अधिकारी हैं। ठीक है, यह नियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत जारी किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। उदारीकृत विप्रेषण योजना के संदर्भ में बात करें तो यह योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 2008 में। योजना का उद्देश्य ये है कि विदेशी मुद्रा विनियमों को उदार बनाया जाए, साथ ही साथ विदेशों में जो भारतीय निवासी हैं उनके द्वारा धन के सुचारू हस्तांतरण को और सुविधाजनक बनाया जाए, आसान बनाया जाए। एक वित्तीय वर्ष में इतना डॉलर बताया गया है और निर्धारित सीमा से ऊपर यदि आप करते हैं तो आरबीआई की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन इसके लिए यह भी समझने की आवश्यकता ये है कि ये किसके लिए उपलब्ध नहीं है, कौन इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो कॉरपोरेट हैं, पार्टनरशिप जो फर्म हैं या ट्रस्ट हैं, वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न के बारे में, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें देखिए, इसमें सही कौन सा है? तो स्वाभाविक सी बात है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की यह योजना है। 2008 में कहा गया है कि शुरू किया गया है, जबकि यहाँ पर 2004 होता तो ये सही होता। तो दूसरा जो है वो आपका ये पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। अब इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय निवासियों द्वारा धन के सुचारू हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, ये बिल्कुल बात सही है। इसके अलावा जो तीसरा है, इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में कितना, तो $2.5 लाख तक विप्रेषण किया जा सकता है। रेमिटेंस इसका इंग्लिश होता है, ये अनुमति दी गई है, तो बिल्कुल सही है। ये कहा जा रहा है विदेशों में क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेन देन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। दरअसल बाहर नहीं रखा गया है, शामिल किया गया है। तो इस आधार पर आपका 2 और 3 यही 2 सही होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर केवल 2 हो जाएंगे, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या कह रहा है? यह भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का एक उपघटक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है जो सिटीज 1.0 है को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह 2.0 कार्यक्रम को 28 शहरों में लागू किया गया है। तो अब इससे संबंधित जो बातें हैं आपसे सही पूछा गया है, एक बार व्याख्या देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों है, ये आप लोगों को PIB की ये न्यूज़ है, ये आप लोगों ने देख लिया। चर्चा में इसलिए है, सरकार ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन का ही एक उपघटक है, बिल्कुल सही बात है। पहला चरण जो शुरू किया गया था वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसके साथ साथ इसके जो घटक हैं, शहर की बात करें तो 12, ठीक है, शहर स्तरीय 12 परियोजनाएं हैं। ओडिशा में क्षमता विकास गतिविधियों पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शहरी प्रबंधन को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। इस परियोजना का द्वितीय चरण कब शुरू किया गया, कब की बात है और इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं? तो योजना में साझेदार कौन है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ योजना के लिए सहभागिता किया है। ठीक है, साझेदारी कर रहे हैं। कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी? तो 4 वर्ष होगी। ये कितने शहरों में लागू हो रहा है? तो कुल 18 शहरों में लागू हो रहा है, न कि 28 शहर में।
शहरों का चयन कैसे होगा, तो प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। घटक जो जिन पर ध्यान दिया जाएगा, अर्थात किन किन घटकों पर इस योजना के तहत ध्यान देने की बात कही गई है, तो शहर के स्तर पर एकीकृत अवशिष्ट का प्रबंधन किया जाए। दूसरी बात, राज्य स्तर पर जलवायु केंद्रित सुधार कार्य करना है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं को मजबूत बनाना और ज्ञान का प्रसार करना। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसमें देख लेते हैं सही कौन सा है। तो इस प्रश्न में आपका केवल 2 यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है, केवल 2 यहाँ पर सही हो रहा है। 2018 में शुरू किया गया था, ये 28 शहर शामिल नहीं हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन का ही एक उपघटक है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 28 ये सही नहीं होगा, बाकी सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में इसे वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, यह अनिवासी निवेशकों पर लागू नहीं होता। अब समझने की आवश्यकता यह है कि एंजल टैक्स क्या है, ठीक है। एंजल, आप कहते हैं ना कि आप मेरे लिए एंजल हो, उद्धारक के तौर पर। तो अगर कोई स्टार्टअप खोला गया है, उस स्टार्टअप में जो निवेश किया जा रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो निवेश किया जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए। तो कई बार जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं, ठीक है, गैर सूचीबद्ध कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं, अब ये कंपनियां क्या करती हैं, मान लेते हैं 10 करोड़ 10 CR इस कंपनी की वैल्यू है, और इससे अधिक अगर मान लेते हैं उसने 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लिया है, निवेश ले लिया है, तो ये जो 15 करोड़ का ले लिया है, अर्थात जितनी उसकी वेल्थ है उससे ज़्यादा ले लिया है, उस पर एंजल टैक्स लागू होगा। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया कि 2012 में प्रस्तुत किया गया था। गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है, अनिवासी निवेशकों पर लागू नहीं होता है, उन पर भी लागू होता है। अब व्याख्या देख लेते हैं। एंजल टैक्स के संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने एंजल टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव दिया है और उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया गया है जिन्हें कर प्रावधान से छूट प्रदान किया गया था। तो दोनों बातें आ गई, आप लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया है। आगे बढ़ें। एंजल टैक्स कब प्रस्तुत किया गया था, तो वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था। लागू किस पर, तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लागू होता है। क्लोजली हेड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से अवैध धन के सृजन पर उपयोग पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया गया है। क्लोजली हेड कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसके अधिकतर जो शेयर हैं वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में होते हैं या कुछ व्यक्तियों के पास होता है, ठीक है। वर्ष 2023 के बजट प्रस्ताव से पहले एंजल टैक्स के प्रावधान केवल निवासी निवेशकों से प्राप्त निवेश पर ही लागू होते थे। वित्त विधेयक 2023 के माध्यम से अब अनिवासी निवेशकों पर भी इसे लागू किया जा रहा है। ये जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखिए चौथे का बी सही होगा। यहाँ पर 2 की बात हो रही है, अनिवासी निवेशकों पर लागू नहीं होता, ये गलत है। आपका ये दोनों सही है, इन पर भी लागू होता है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ई अपील योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ई अपील योजना शुरू की है। दूसरा, इसका उद्देश्य आयकर आयुक्तों के स्तर पर लंबित अपीलों को कम करना है, अर्थात जो आयकर आयुक्त हैं उनके पास लंबित मामले ज़्यादा हैं, तो उन मामलों को कम करना है। हो क्या रहा है, जो छोटे अमाउंट के मामले हैं वो भी लंबित हैं, और जो आयकर आयुक्त के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पर किया क्या जाता है, जो हैवी अमाउंट हैं, बड़े अमाउंट के जो मामले लंबित हैं, पहले उनको निपटाया जाता है, जो छोटे अमाउंट के होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो लंबित मामले हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैसे इनको किया जाएगा। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अर्थात आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के माध्यम से जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ई अपील के माध्यम से ये जो योजना शुरू की गई है इसके माध्यम से सुनवाई हो सकती है और उसका समाधान किया जा सकता है। ई अपील योजना ऐसे मामले जिनमें आयकर दाता ने कर अधिकारी के आकलन आदेश के खिलाफ अपील किया है। जो निर्णय आया था
आयकर दाता ने अपील कर अधिकारी के आकलन, जो आकलन किया गया था उसको लगा कि सही नहीं है, उसके खिलाफ जो अपील किया गया है, जो आदेश दिया गया है उसके खिलाफ, उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकेगी। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा, आपने किसी और को अपने बदले भेज दिया तो अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध भी कर सकता है, वो चाहें तो वो कह सकता है कि मैं व्यक्तिगत सुनवाई करना चाहता हूं। उद्देश्य ये है कि आयकर आयुक्तों के स्तर पर जो मामले लंबित हैं उन मामलों का समाधान किया जाए, जल्द से जल्द निपटान किया जाए। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, इसमें से कौन होगा, तो यहाँ पर सी होगा। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर 25 वर्षों के लिए ISTS शुल्क में छूट दी है। ठीक है। वर्ष 2030 तक शुरू होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं ISTS शुल्क से मुक्त होंगी। तीसरा कथन कह रहा है जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर ISTS शुल्क में छूट नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है, तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये PIB पर प्रकाशित हुआ है, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क। चर्चा में इसलिए रहा है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया परियोजनाओं पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क में 25 वर्षों के लिए छूट देने का निर्णय लिया है। 25 वर्षों तक जो ट्रांसमिशन किया जा रहा है उस पर छूट दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो 31 दिसंबर 2032 तक चालू की गई अपतटीय पवन ऊर्जा, ठीक है, परियोजनाओं को ISTS शुल्क भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है। ठीक, यह छूट परियोजना चालू होने की तिथि से 25 वर्षों के लिए लागू होगा। 25 वर्षों तक शुल्क मुक्त होगा। 1 जनवरी 2033 से चालू परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से शुल्क में ISTS शुल्क में शुल्क देना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसके बाद कोई परियोजना चालू की गई है तो फिर आपको शुल्क देना होगा, उससे पहले वाली परियोजनाओं को शुल्क नहीं देना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया उत्पादन करने वाली जो यूनिट्स हैं उनको ISTS भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है। 31 दिसंबर 2030 तक शुल्क की गई परियोजनाएं इस छूट के लिए पात्र होंगी। 31 दिसंबर 2030 के बाद की परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से ये शुल्क देना होगा, यह भी बात हो गई। पूर्व में सरकार ने नई जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर ISTS शुल्क माफ करने का आदेश भी दिया था। अब बात यह है, शुल्क माफ करने का महत्व क्या है? परियोजनाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात ये परियोजनाएं बढ़ेंगी। अपतटीय पवन ऊर्जा पहलों को भी बढ़ावा मिलेगा। जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन अमोनिया आदि को बढ़ावा मिलेगा और परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य की दिशा में भारत सरकार का जो प्रयास है वो और तेज होगा और प्रयास, राष्ट्र का प्रयास यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छठे नंबर प्रश्न का सही कौन सा है। तो छठे का B सही है, केवल यहाँ पर 2 आपको सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, केवल 2 यहाँ पर सही है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर निकास प्रसंस्करण केंद्र के संदर्भ में बात किया जा रहा है। पहला, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने CPEC की स्थापना की है। यह केंद्र हरियाणा के भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान में स्थित है। तीसरा कह रहा है यह कंपनियों को प्रक्रियाबद्ध तरीके से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के रजिस्टर से अपना नाम हटाने की सुविधा प्रदान करता है। नाम हटाने की सुविधा का मतलब क्या है, ये आपसे सही पूछा गया है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर देखिए, यह
इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है। ठीक, चर्चा में इसलिए है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसकी स्थापना की है। अब पूरी बात समझ लीजिए कि ये है क्या। मान लीजिए कोई कंपनी थोड़े समय के लिए एनपीए बढ़ गया, वो दिवालिया घोषित हो गई, और दिवालिया घोषित होने के बाद अब उस कंपनी का लिक्विडेशन किया जाना है। लिक्विडेशन करने के लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी का बंद होना, कागज़ों पर बंद होना ज़रूरी है। वास्तव में ताला तो लग गया है, लेकिन कंपनी बंद नहीं हुई है। कंपनी अभी कागज़ों पर चल रही है, और कागज़ों पर चल रही है तो जो लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी और इत्यादि चीज़ें जो बनेंगी वो देना होगा। अब एक ये बैंक है, ठीक है, और एक ये कंपनी है। इस कंपनी ने इस बैंक से ऋण लिया था, ऋण चुका नहीं पाया, और ऋण नहीं चुका पाया तो ये बैंक इस कंपनी को इसको नीलाम करेगा। नीलाम करने के लिए ज़रूरी है कि ये कंपनी बंद हो। ठीक है, अगर लिक्विडेशन किया जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी बंद हो। ठीक है, अब सोचिए कि जब तक ऐसा नहीं होगा, कागज़ों में ये बंद नहीं होगी कंपनी, तब तक इस बैंक के द्वारा अपना पैसा वसूला नहीं जा सकेगा और नहीं वसूल पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसने अमाउंट दिया था ऋण के रूप में, अब वो अमाउंट फंसा हुआ है, और समय के साथ जो ऋण दिया गया था, ऋण की जो राशि है उसमें कमी आ रही है। कमी क्यों आ रही है? क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो रही है समय के साथ साथ। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि इन कंपनियों को वास्तव में अगर बंद करना हो तो बंद करने में कई साल लग जाते थे, 10 साल, 15 साल, कई बार इससे ज़्यादा भी लग जा रहे थे, और तब तक इसका अमाउंट फंसा हुआ है। और इस बैंक का जो खाता है, आप रजिस्टर कह सकते हैं, उसमें एनपीए दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र जो है अवस्थित कहाँ पर है? मानेसर, हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान में स्थित है। कार्य क्या है? कंपनियों को समस्या मुक्त फाइलिंग और समयबद्ध तथा प्रक्रियाबद्ध तरीके से एमसीए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की सुविधा प्रदान करता है। हितधारकों के लिए अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो अब आप लोगों ने समझ लिया। अब एक बार देख लेते हैं इसमें से सही कौन सा है। सातवें में यहाँ पर देखिए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसकी स्थापना की है। कहाँ पर? तो हरियाणा में है। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान में स्थित है। कंपनियों को प्रक्रियाबद्ध तरीके से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के रजिस्टर से अपना नाम हटाने की सुविधा प्रदान करता है। तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं। आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या कह रहा है? इसे पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने हरित सागर नाम से जारी किया है। दूसरा कथन कह रहा है इसमें पत्तन के संचालन में इकोसिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। तीसरा कह रहा है वर्ष 2030 तक पत्तनों को अपने संचालन के लिए विद्युत की ज़रूरतों का 90% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने की योजना है। नवीकरणीय ऊर्जा समझ रहे हैं? ठीक है। इसमें ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव मानकों को अपनाने का प्रावधान भी किया गया है, और इसमें पूछा गया है सही कौन सा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पीआईबी पर प्रकाशित न्यूज है। चर्चा में क्यों रहा है? पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हरित पत्तन दिशा निर्देश जारी किया गया है। दिशा निर्देश 2023 जारी किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रकृति के साथ कार्य करने की अवधारणा के साथ स्वयं को आगे बढ़ाना, अर्थात जो हम कार्य कर रहे हैं उससे जो हमारी ऊर्जा आवश्यकता है नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा हो रहा है, अर्थात हम प्रकृति के साथ तालमेल बैठा रहे हैं, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी आप समझ लीजिए। पोर्ट इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर प्रभाव को कम करना। यहाँ पर कहा जा रहा है इकोसिस्टम,
पोर्ट इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर, जो जैविक घटक हैं उनको प्रभावित न करें, क्योंकि अगर हम परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो ये जैविक घटक प्रभावित होंगे ही होंगे। ठीक है। बंदरगाह के विकास, संचालन व रखरखाव में इकोसिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है। पत्तन संचालन में स्वच्छ हरित ऊर्जा के उपयोग, भंडारण के लिए बंदरगाह क्षमता को भी विकसित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ हरित ईंधनों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, ठीक है, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथेन, एथेनॉल इत्यादि के कुशल प्रबंधन और सुरक्षित इस्तेमाल करने पर भी इसमें जोर दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ें। यहाँ पर दिशा निर्देश क्या है? तो दिशा निर्देश में पत्तनों को अपने संचालन के लिए विद्युत की ज़रूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। ठीक है। अब यहाँ पर ये स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्रोत जैसे आप सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। परमाणु ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल है। वर्ष 2030 तक 60%, 2047 तक 90% कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आप पूरा करेंगे, उस पर अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे। वर्ष 2030 तक पत्तनों के पास कम से कम ये कहा गया है, ये LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस बकरिंग स्टेशन अवश्य होना चाहिए। पोतों के लिए ईंधन के पुनर्भरण को बकरिंग कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पोतों के लिए ईंधन के पुनर्भरण को बकरिंग कहा जा रहा है। 2025 तक पत्तन के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग है उन स्टेशनों की स्थापना करनी है, जिससे इस पर अपनी निर्भरता को बढ़ाई जा सके। इसमें ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव मानकों को भी अपनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि हम उन मानकों के साथ अपने आप को अपना तालमेल बिठा सकें और उन मानकों को पूरा करते हुए आगे बढ़ सकें। साथ ही ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के पत्तनों से संबंधित पहलुओं का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। हरित पत्तन से संबंधित प्रमुख पहलें कौन सी हैं? तो कौन कौन से पहल किया गया है? प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग की स्थापना भी की गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? तो सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। इसमें से सही कौन सा है? इसमें सही सभी होंगे, सभी चारों। इसे पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने हरित सागर नाम से जारी किया है। सभी स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ठीक है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पर IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन 2.0, जिसे PLI योजना कहा जाता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो PLI 2.0 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, मई 2023 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया। दूसरा कह रहा है, इस योजना की अवधि 6 वर्ष है और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, किनके लिए ये योजना है? तो लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर इस योजना के लक्ष्य के क्षेत्रों में शामिल है। अब आपसे सही पूछा गया है, तो PLI योजना के बारे में एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए द हिंदू में प्रकाशित हुआ है, IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन 2.0 योजना। किसी भी कंपनी को जो इस क्षेत्र में उत्पादन कर रही है उसके उत्पादन वृद्धिशील उत्पादन पर कुछ छूट देने की बात PLI योजना के तहत की जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। मई 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना को अधिसूचित किया अर्थात PLI योजना 2.0 को अधिसूचित किया। ये योजना क्या है? इसकी मुख्य बातें क्या हैं? तो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए, चूँकि जब सरकार छूट देगी तो इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जाएगा, निवेश आकर्षित होगा और निवेश ज़्यादा किया जा सकता है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। तो आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। योजना 6 वर्ष की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के अंतर्गत आने वाले सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर कितना? तो 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। औसत प्रोत्साहन प्रदान करने की बात इसमें कही गई है।
पीएलआई के तहत लक्ष्य खंड में ये कहा गया है लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी है, सर्वर है, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारी बातें शामिल हैं। आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि वो प्रश्न में शामिल किया गया था। अन्य बिंदु क्या हैं? तो आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 1.0 वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2024 में कितनी थी? तो 1.2% था। और वर्ष 2021-22 में बात करें तो ये बढ़कर के कितना हो गया है? 3.75% हो गया है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में जो बातें कही गई हैं इसमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, इसमें आपका सही कौन सा है? 2 और 3 अर्थात बी यहाँ पर सही होगा। देखिए, इस योजना की अवधि कितनी है? 6 वर्ष है। लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर इस योजना के लक्ष्य क्षेत्रों में शामिल है या इस योजना में शामिल है। तो ये इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के टॉपिक थे उनको हम लोगों ने कवर किया, प्रश्न के माध्यम से कवर किया। ऐसे ही सीरीज अगली होगी। उस सीरीज में भी अगले माह, मई माह का था, मई 2023, जून को कवर करेंगे और जून माह के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम संक्षेप में प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।